बैक। ट्रैफिक पुलिस ने जब वीर से ये कहा अंडस्को कि वो स्टाइल मारने के चक्कर में अपने पीछे अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर बिना हेलमेट ही बाहर सड़क पर निकल गया है, तो गर्लफ्रेंड का नाम सुन बिन्नी तो वीर को ही घूरने लगी और एकदम से वो बाइक पर से उतरकर अपने हाथ के दोनों होटल फूड के हैम्पर को संभालते हुए वो ट्रैफिक पुलिस को भी घूर कर बोली, अंडस्को ओ हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आप लोग दो लड़का लड़की को एक साथ देखकर बातें बनाना कब बंद करेंगे? ये लड़का है और मैं लड़की होकर इसके पीछे बाइक पर बैठी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी ट्रैफिक पुलिस थोड़ा शर्मिंदगी से बिन्नी से बोला, अंडस्को अरे सॉरी, मैंने सोचा कि आप गर्लफ्रेंड है। सॉरी, अच्छा तो आप इनकी बहन है ना? बिन्नी और आंखें बड़ी करके ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए कुछ बोलती इससे पहले ही वीर बीच में बोला, अंडस्को एक्सक्यूज मी सर, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी बहन की दोस्त है बिन्नी चतुर्वेदी। मेरी बहन अनिका माथुर ओबरॉय है और हेलमेट न पहनने का आपको जितना चालान काटना है आप काट लीजिए। गलती तो हुई है मुझे से। तभी ट्रैफिक पुलिस मुस्कुराते हुए वीर को बोला, अंडस्को अरे तुमसे क्या चालान काटे बेटा, तुम्हें जो तुम जाओ। तभी वीर सख्त लहजे में ट्रैफिक पुलिस से बोला, सर आपका जो चालान बनता है वह काटिए और मुझे रसीद दीजिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? मेरे पापा बहुत ईमानदार है और मैं उनकी ईमानदारी पर इस तरीके से सवाल नहीं उठा सकता। पीछे और भी लोग मुझे देख रहे हैं और नहीं भी देखे तो भी मैं चालान जरूर कर, पता आप कटी है जीतने का चालान काटना है आपको, मैं आपको पैसे देता। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने न चाहते हुए भी वीर का चालान काटा। वीर ने पैसे पे किया और ट्रैफिक पुलिस से मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर, आगे से ध्यान रखूंगा कि हेलमेट लगाकर निकालो। और फिर बाइक पर बैठकर आधी गर्दन बिन्नी की तरफ घुमाते हुए उससे बोला, अंडस्को बैठो बिन्नी। बिन्नी एक नजर ट्रैफिक पुलिस को घूरते हुए अपनी नाक चढ़ाकर वीर के पीछे बाइक पर बैठ गई और बाइक वीर ने दौड़ा ली। रास्ते में बिन्नी ने वीर से चिढ़ते हुए कहा, अंडस्को लगवा लिया ना हजारों का घाटा, जब वो कह रहे थे कि वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं तो तुम्हें चालान कटवाने की क्या जरूरत थी? वीर बाइक चलाते हुए आगे देखकर बिल्ली को जवाब देता है, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने उनसे क्या कहा। मेरे डैड एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, मैं इस तरीके से उनकी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी बिन्नी बाइक पर बैठे हुए ही गहरी सांस, अंडस्को तुम इतने ईमानदार हो ना तो तुम्हें पुलिस की जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर सीबीआई ज्वाइन कर लो। क्या बिजनेस वगैरह करने के लिए विदेश जा रहे हो? तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की बहुत जरूरत है हमारे देश में। वीर गार्डन हिलाते हुए बिन्नी से बोला, अंडस्को ये काम मेरे पापा पर ही रहने दो, मुझे अपना करियर बनाना है और जो मैंने सोच लिया है मैं वही करना चाहता हूँ अब। वैसे शाम को मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर जो कि मेरे पापा के खास दोस्त है उन्होंने बुलाया है, पता नहीं क्या काम है लेकिन मुझे मिलकर आना पड़ेगा। इधर एकांश ने अनिका को बहुत शावर दिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके हुए खुद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने ही उसने आज का शेड्यूल आयुष से पूछा और आयुष ने शेड्यूल बताते हुए एकांश से कहा, अंडस्को सर एक बुरी खबर है। एकांश चौंकते हुए आयुष से बोलो, सुबह सुबह पूरी खबर दे रहे हो, मौत चाहते हो? आयुष जल्दी से नाम से रहते हुए बोलो, सर मैं मौत नहीं चाहता लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है। आकाश ने उसे से बोलिए नजरों से घूरते हुए पूछा, लेकिन हुआ क्या है? आयुष ने डरते हुए जवाब दिया, सर वह हमारे हाथ से दो दिल निकल चुकी है जिसके लिए अपने करोड़ों रुपए की स्कीम का प्लान बनाया था। ये सुने का सर जो फाइल भी पढ़ रहा था वह एकदम शुरू किया, उसकी आंखें कर बढ़ गई और उसने फाइल को एकदम से बंद करते हुए आयुष को करते हुए कहा, अंडस्को लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, पूरी प्रेजेंटेशन मैं पास की है। सभी आयुष दोबारा बोलकर, मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूँ, डायमंड की जो दिल क्लियर हो गई थी और हमें डायमंड सेपरेटली अपने क्लाइंट तक पहुंचाने थे, वह डायमंड बीच में ही किसी ने चोरी कर लिए। हमारे आदमी अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं, क्यों मिल गया है? शायद आज शाम तक वह लोग उन्हें ढूंढ कर हीरे वापस ले लेंगे। कल रात में अब से बताने वाला था लेकिन काफी रात हो चुकी थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि हमारे आदमी ने मुझे गारंटी दी कि वह हमें हीरे वापस ला कर देगा, उसे आपके हाथों नहीं मरना। एकांश टेबल पर रखा पेपर में एकदम से अपने हाथ में लेकर उसे गोल गोल घूमते हुए पेपर वेट को ध्यान से देखते हुए आयुष से बोल, इसके पीछे कोई ना कोई है, पता करो वही है, चोरी करने वाले लोग किसके आदमी है, मुझे आज शाम तक उन लोगों का पता और ठिकाना चाहिए। इधर एक बंद अंधेरा कैमरा जिसमें रोशनी काफी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, उसमें एक लड़की को कुर्सी से बंद कर रखा गया था और उसके मुंह पर टेप लगाया गया था। वह लड़की बैंड मुंह से भी चीखने की कोशिश करते हुए कुर्सी के दोनों भाइयों पर लात मारते हुए कुर्सी से छोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वह काफी कसकर उसी से बंधी हुई थी। वह कोशिश करते करते थक चुकी थी लेकिन आजाद नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक से
उसे बड़े से कमरे का दरवाजा खुला और अचानक ही कमरे के अंदर एक कट्टी कट्टी शक्ति परछाई दाखिल हुई जो धीरे धीरे चलकर उसे लड़की के करीब आ रहा था। उसने ज्यादा समय नहीं करवाया और उसे लड़की के सामने आकर उसने अपने हाथ के छोटे से रिमोट का एक स्विच दबाया जिससे उसे कमरे में दूधिया रोशनी फैल गई। लड़की सामने शख्स को गुस्से से घूर रही थी और यह सेक्स जॉकी इस वक्त ब्लैक कलर के और ब्लैक पेंट में था। साथ ही उसने गोल टोपी लगाई हुई थी। वह देखने में किसी डांस से काम नहीं लग रहा था। चेहरे पर उसके मास्क था और अब उसे लड़की का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। कुर्सी पर बंधी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। प्रिया हैरत से सामने खड़े सेक्स को छोड़ने लगी जैसे कि उसे पता हो कि उसे लगा के पीछे आखिरकार है पर और अब रिया का शक दूर होने लगा जब उसे रखना अपनी टोपी के साथ अपना मास्क हटकर एक व्यंग मुस्कुराहट के साथ दिया को दिखा दिया कि आंखें हैरत से बड़ी हो गई। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि तुषार था जिसके मरने की खबर एक आज तक पहुंच चुकी थी। तो आखिरकार यह जिंदा कैसे बचाएं, बार बार इसे इसकी किस्मत इसे कैसे बचा रही है ये खुद आपको बताया। तुषार जो कि इस वक्त अपने बेहद खतरनाक डॉन वाले लोक में था और रिया को अपनी इंटेंस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक हो रहा था। रिया भी इस वक्त ब्लैक कलर के जिम्र और ब्लैक लोअर में थी। उसके कमर तक बाल खुले हुए थे और इस वक्त वह बहुत ज्यादा उससे तुषार को खोल रही थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था जिसकी वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी लेकिन उसका चेहरा प्लीज जोर जोर से वह झक रही थी और हाथ पर कुर्सी से बंधे हुए हिलाने रही थी जैसे कि वह अभी के अभी कुर्सी से छूटकर शेरनी की तरह तुषार पर टूटकर उसे जान से ही मार देगी। तुषार थोड़ा चुपकर प्रिया के होठों की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाते हुए उसे अपनी सख्त नजरों से बिना पलके झुकाए देखते हुए ही उसके होठों से एकदम से टेप छुड़ा देता है। रिया भी एकदम से अपना चेहरा चटकाते हुए गुस्से से तुषार को देखते हुए है अंडरस्को तुषार प्रिया की आंखों में देखते हुए अंडरस्को tch.tch माय बेबी गर्ल, अच्छा खासा मेरे बाप ने तुम्हें उठाकर अपने फार्म हाउस में बंद करवा दिया था। तुम्हें मेरे पास भेजा जा रहा था लेकिन उसे एकांश ओबरॉय के उसे परसों की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें इतने दिनों मेरे बाप के कैद में रहना पड़ा। सो सॉरी लेकिन इन दिनों में तुमने भी बहुत बार भागने की कोशिश की। मुझे जब पता चला तो बहुत गुस्सा आया। मन किया जहां हो तो वहीं जाकर तुम्हें अच्छे से सबक सिखाओ लेकिन फिर सोचा नहीं इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा और सही तो मैं अपने पास बुलाकर अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। इतने महीने लग गए मुझे अपने आप को फिर से हल्दी करने में। तुम्हें पता है प्रकाश ओबरॉय मुझे जान से मार देता, मार ही दिया था उसने मुझे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि इतनी आसानी से मैं मौत के घाट उतार। अभी तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीनी है बेबी और तुम भी ना। तुमने क्या सोचा कि एक आज ओबरॉय ने मुझे वहां उसे आइलैंड पर ही मार दिया था। अरे दो बार उसे जैसे इंसान के वार से बच गया मैं। सब कुछ तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है बेबी। प्रिया तुषार की बात सुनकर इरिटेट होते हुए तुषार को देखकर बोली जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करवाकर इतने दिन बंद रखने की। मेरे हाथ खोलो। तुषार नहीं झुकर जल्दी से रिया के दोनों हाथों को कुर्सी से खोल दिया और फिर घुटनों के बल बैठकर उसने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखना चाहता बेबी। नो, मैं तुम्हें अभी खोल देता हूँ। उसने फिर प्रिया के दोनों पैरों को भी कुर्सी से खोल दिया। रिया एकदम से कुर्सी से खड़ी हुई और उसने तुषार के सीने पर एक और की लात मार दी जिससे तुषार थोड़ा सा पीछे की ओर झुक गया लेकिन वह पूरी तरीके से गिरा नहीं। प्रिया ने फिर से एक पांच घूमकर तुषार के मुंह पर दे मारा जिससे तुषार का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसके होठों से हल्का खून बहने लगा। तुषार ने अपने होठों से निकलते के किनारे से निकलते हुए फोन को उंगली पर लगाते हुए खून को देखकर दोबारा रिया की तरफ देखकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर बोला अंडरस्को उफ मेरी जंगली बिल्ली, और कितना ज्यादा तड़पाओगे और करने का मन कर रहा है तो मार लो। गुस्सा आ रहा होगा ना मुझ पर। मैं तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एकादशी मारा था जबकि उसका असली कातिल तो मैं था। लेकिन भूल जाओ ना इन सब बातों को बेबी और यह याद रखो कि तुमने मुझे अपना लिया था, मेरे साथ कितनी रातें बिताली थी तुम्हें। और अब समीरिया अपने बाएं हाथ का 5 बनाकर घूमर तुषार के दूसरे गाल पर मरते हुए उसे गुस्से से देखकर बोली और जोर से चिल्लाते हुए हल्की रन आवाज में तुषार से बोली चुप हो जाओ वरना जान से मार दोगी मैं। तुषार फिर से प्रिया को देखते हुए उसकी तरफ बढ़नेते हुए बोला लेकिन बेबी मेरी बात तो सुनो। प्रिया फिर से तुषार के पेट पर केक करती है और उसका कॉलर पकड़ फिर से एक बुक्का उसके मुंह पर मरने ही वाली होती है कि तभी तुषार उसका हाथ पकड़कर अचानक से उसे ट्रस्ट करके उसका हाथ उसकी कमर से पीछे की ओर से हटा देता है और रिया के जबड़े को दूसरे हाथ से पड़ते हुए उसे और पीछे तक थी खेलती धकेलती ले जाकर बॉल से उसकी पीठ को सद देता है। ये सब तुषार ने थोड़ी हार्डली किया जिसकी वजह से प्रिया की एकदम से बाहर निकल गई। आगे जारी है। पिछला चैप्टर एडिटेड क्यों नहीं था और तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो सबसे पहले पिछला चैप्टर जो कि आधा ही एडिटेड है उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। पता नहीं पॉकेट एफएम को क्या हो जाता है। पिछली रात सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, मैंने पूरा चैप्टर एडिट करके सेव किया था लेकिन अब जाकर देखने को मिल रहा है कि नीचे का आधा चैप्टर तो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है।
उफ, पढ़ने में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था मुझे भी। कहीं आप लोगों का मन तो नहीं किया राइटर का सिर फोड़ने का। कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। अब वो चैप्टर भी दोबारा मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे अपलोड कर दिया था। डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस और कल मेरा बर्थडे था, इस वजह से मैं चैप्टर अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए भी सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा जो कि पूरी तरीके से एडिटेड नहीं होने की वजह से आपको नहीं समझ आया होगा, तो हम उसे क्लियर कर लेते हैं पहले। तुषार जो कि अच्छे खासे डॉन वाले कपड़ों में मास्क और हेड पहने कुर्सी से बंदी रिया के सामने आया। रिया उसे देखकर चौंक गई। तुषार का फेस देखने के बाद रिया को काफी गुस्सा आया। उसने तुषार को उसके हाथ और मुंह को खोलने को कहा। तुषार ने उसे झुककर खोल दिया। रिया ने खुलते ही गुस्से से तुषार को लात घुसे मुंह के दे मार रही थी कि तुषार एकांश के हाथों से जिंदा कैसे बच गया। तुषार बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर रिया लात घुसे मुझक के और शुरू होने परेशान होकर तुषार ने रिया की नाजुक कलाई को पकड़कर उसे ट्विस्ट करते हुए उसके कमर से चिपका दिया और उसके जबड़े को पकड़ उसे पीछे की ओर धकेलता हुआ उसे पीछे के वॉल से सटा देता है। रिया आहें भरते हुए गुस्से से तुषार को देखकर बोली, अंडरस्को डॉन, टी यू डेयर टू टच मी, यू आर ए मर्डरर। एकांश के हाथों न जाने कैसे बच गए तुम, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुषार इरिटेट होते हुए गहरी सांस लेता है और फिर से रिया के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को शट अप रिया, और अब तो तुम्हें टच कर चुका हूं मैं। तुम्हें टच करने के लिए ही तो कितने महीना से तड़प रहा था मैं। तुम्हें नहीं पता इतने महीने कैसे रहा हूं तुम्हारे बगैर, और तुम हो कि मिलते ही अपने ड्रामा दिखाने लगी। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे समझाने पर समझ जाओगी। आफ्टर ऑल जो तुमने मुझे अपना लिया था। तभी एक जोर की लत तुषार के लोअर पार्ट पर मस्त देती है, जिससे तुषार एकदम से रिया को छोड़कर खुद को संभालने लगा। उसे दर्द हो रहा था। रिया गुस्से से तुषार के सीने पर एक लात और मारकर उसे पूरा नीचे गिरा देती है। आखिरकार रिया भी एक ट्रेंड एजेंट थी। उसका एक बार तुषार पर भारी पड़ रहा। तुषार जब फ्लो पर पूरे तरीके से गिर गया तो रिया उसके सीने पर लात मार के थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, अंडरस्को तुम्हारी किस्मत में इतनी जल्दी मौत भी नहीं लिखी है तुषार। तुम्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी मुझे। तुम मिल गए, तुम्हारे खिलाफ एविडेंस तो मैं यूं ही बना दूंगी और जेल में सड़ते रहोगे तुम। भले ही तुम्हारा लक बहुत अच्छा था कि तुम्हारी जान बच गई, लेकिन मुझे से नहीं बच पाओगे। बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर दिया तुमने मुझे। तुषार ने भी टक्कर में रिया के मिडनी के पिछले हिस्से पर अपना हाथ मार दिया, जिससे अचानक ही रिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी। तभी तुषार ने उसे पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया। रिया इस वक्त ब्लैक लोअर और ब्लैक जिम ब्रा में ही थी। अचानक से वो गिरी तो तुषार के सीने से टकरा गई। दोनों के चेहरे दूसरे के आमने सामने थे, वो भी बेहद करीब। रिया गुस्से से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तुषार फर्श पर लेटे हुए ही रिया को अपनी बाहों में कस लेता है और दांत पीसते हुए उससे बोला, अंडरस्को स्टॉप इट। औकात में रहो। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी कमजोरी भी मेरे पास है रिया। मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। इतनी जिद्दी हो जो तुम। बहुत तड़पा दिया तुमने मुझे। अब तुम देखोगी कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें पाने के लिए। ये जिस घर में हो ना तुम, इस घर से तुम बाहर तक नहीं निकल सकती। इस रूम में तो तुम्हें मेरे आदमियों ने बंद करके रखा था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ खुला। निकल सकती हो यहाँ से तो निकाल कर दिखा देना। मान जाऊंगा तुम्हें बेबी, लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा घर है और फुल सिक्योरिटी बेस्ड है। अब तुम मेरी सारी बातें मानोगी। और क्यों मानोगी, ये वजह भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और फिर तुषार ने रिया को एकदम से पलटकर इस फ्लो पर सुला दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। रिया गुस्से से तुषार को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन तुषार रिया के दोनों हाथों में अपने हाथ इंटरवेन कर देता है और उसके दोनों हाथों को उसके सिर पर करते हुए जैद उसकी प्यारी गुस्से भरी आंखों में देखते हुए बोला, अंडरस्को दुबई में अपने भाई के पास तुम गई थी। वो मेरे आदमियों के कब्जे में है। अगर उनकी जान प्यारी है तो चुपचाप इस घर में मेरे साथ रहो, बिना कोई चिक चिक बकबक किए। तुम्हें पता है ना, मुझे तुमसे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ तुमसे प्यार चाहिए रिया। अपने भाई के बारे में सुन। रिया चौंकते हुए तुषार को गुस्से से देखकर बोली, अंडरस्को मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में, ये तुमने कब किया। तुषार रिया के सीने से अपने सीने को टकराते हुए उसे पर अपना जोर देते हुए कहा, अंडरस्को तुषार अग्निहोत्री नाम है मेरा। माँ मैं कौन सा काम कब करता हूँ इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने देता। और ये सब छोड़ो, मैं पॉइंट तुम्हारे और मेरे बीच का है। जिसे जाना था वो चला गया।
उस वक्त मेरा ये सब करना, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मारना जरूरी था। अगर नहीं करता तो तुम मेरी जिंदगी में बदला लेने के लिए ही सही नहीं आती। रिया गुस्से से तुषार को घूरते हुए बोली, अंडस्को मेरा बदला लेना तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? चुपचाप मेरे भाई को छोड़ दो वरना। तभी बीच में तुषार उसे रोकते हुए बोला, अंडस्को वरना वरना क्या कर लोगी? सच बताओ तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो रिया। मुझे पता है तुम अपने अपनों से कितना प्यार करती हो, उनके लिए मेरी बात तो मन ही जाओगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एंड कम ऑन बेबी, इतना गुस्सा दिखाने के बजाय मुझे तुम इतना अपना प्यार ही दे दो, हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। रिया फिर से दांत पीसते हुए तुषार को खुद दूर करने की नाकाम कोशिश करती हुई बोली, अंडस्को मुझे तुम जैसे झूठे इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बार गलती कर चुकी हूँ तुम्हारे झांसे में आकर, दोबारा मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहती। तभी तुषार मुस्कुराते हुए रिया के प्यार से देखते हुए बोला, अंडस्को ओके बेबी, चलो अंडस्को तुम्हारे भाई की मूवी देख लेते हैं। इधर वीर अपने पापा के खास दोस्त सीबीआई ऑफिसर इंस्पेक्टर रणवीर राठौर से मिलने उनके शहर से दूर एक खुफिया ऑफिस में पहुंचा, जहां की लोकेशन थोड़ी देर पहले ही एसीपी राठौर ने वीर को भेजी थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतने बड़े नामी गिरामी सरकारी ऑफिसर को वीर की क्या जरूरत पड़ गई। वीर अपनी केटीएम लेकर उसे एरिया की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर जब वीर अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है। लेकिन वीर ने अपने फोन में वो मैसेज उन गार्ड्स को दिखाया जो एसीपी राठौर ने वीर को भेजा था, और ये भी कहा था कि आते वक्त वही मैसेज दिखाकर ऑफिस के अंदर एंटर करें। वीर व्हाइट शर्ट ब्लू कलर के जीन्स में था। उसका लुक बेहद ज्यादा किलर लग रहा था। साथ में वीर तो था ही फिटनेस आइकॉन। वो अंदर शीश महल जैसे एक उस ऑफिस के अंदर चलता ही जा रहा था। उसे फिफ्थ फ्लोर पर जाना था। उसमें सीधा फिफ्थ फ्लोर लिफ्ट द्वारा पहुंचकर वहां एसीपी राठौर का केबिन खोजना शुरू कर दिया। तभी उसके पीछे से किसी की उसे आवाज सुनाई दी, अंडस्को वीर माथुर, उम्र 25 साल, कोडिंग में मास्टरमाइंड, जासूसी भी बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन डिफेंस में आने से डरते हो या यूं कहो कि आना ही नहीं चाहते हो। लड़कियों से 100 कोस दूरी और अपनी फैमिली को सब कुछ मानने वाले, फैमिली को छोड़ते हैं, तुम्हारी स्किल्स पर आते हैं। मैंने सुना है तुम्हें 3 बार अपने कॉलेज के डाटा को चोरी होने से बचाया है, कंप्यूटर हैकर्स को तुमने अच्छे से मात दी है, और साथ ही काफी बार तुमने अपने डैड आदर्श माथुर और उसके केसेस में काफी साथ दिया है। वीर इतनी सारी बातें सुनते हुए पीछे मुड़ चुका था और सामने उसने एक लगभग 50 साल के आदमी को, जिसने इस वक्त ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था, आंखों पर उसने व्हाइट लेंस गोगल चढ़ाया हुआ था, साथ ही वो काफी हट्टा कट्टा था, जैसे किसी फौजी का मेजर हो। वीर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछता है, अंडस्को तो क्या आप ही है मिस्टर राठौर? वो आदमी एक गहरी सांस लेकर बिल्कुल फौजी वाली पोजीशन में सीधा खड़ा होते हुए वीर से बोला, अंडस्को जी हाँ, तुमने सही पहचाना वीर माथुर, मेरा नाम एसीपी रणवीर राठौर है। इतना कहते हुए उसने वीर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वीर ने भी एसीपी रणवीर राठौर से हाथ मिलाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को नाइस टू मीट यू सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने, डैड तो आपकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आपको मुझसे अचानक क्या काम पड़ गया? रणवीर राठौर हल्की सी मुस्कुराहट अपनी हार्ड फेस पर लाते हुए वीर से बोले, अंडस्को बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे, और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वीर सवालिया नजरों से रणवीर को देखते हुए बोला, अंडस्को सर आप पहले काम तो बताए, उसके बाद में डिसाइड करूंगा। एसीपी फिर से बोले, अंडस्को वीर मेरी बात सच में बहुत बड़ी है, तुम्हारी बहन की जिंदगी जुड़ी है इस चीज से। वीर ने रणवीर को घूरते हुए कहा, अंडस्को आप क्या कह रहे हैं सर, मेरी बहन से आपका क्या लेना? तभी रणवीर बोला, अंडस्को लेना देना है, तभी तुमसे बोल रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनोगे तो थोड़ा समझ भी पाओगे, वरना हमारे देश के साथ तुम्हारी बहन की भी जान खतरे में पड़ सकती है। वीर गुस्साए नजरों से फिर से घूरते हुए रणवीर से बोला, अंडस्को बात ज्यादा घुमाए मत सर, क्या बात है, और अपने इन सब बातों में मेरी बहन का नाम क्यों लिया? इधर इधर दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आफ्ताब शेख, जो अपनी एक आंख से ही देख सकता था उसके दूसरे आंख पर पट्टी बंधी हुई थी, उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार एकांश था। वो इस वक्त अपने हाथ में अनिका की फोटो लिए हुए था। वो तुषार और संदीप अग्निहोत्री जैसा कोई मामूली दुश्मन नहीं था एकांश का, जो उसे थोड़ी बहुत चोट पहुंचाकर ही उछल उछल कर खुश होते थे। ये आफ्ताब शेख था जिसे उसे मारना होता था, वो उसे मारकर ही दम लेता था।
पूरी दुनिया तबाह करने का दम रखने वाला आफताब शेख, जो भले ही अपने ऊपर के लोगों से थोड़ा दबकर रहता था, लेकिन जब अपने दम पर आ जाए तो उन्हें भी उनकी औकात दिखा सकता था। एकांश तो सीधे सीधे अपने दुश्मनों को जान से ही मार देता था। बात तुषार की अलग थी, क्योंकि तुषार उसका दोस्त हुआ करता था एक समय पर और उसने उसके पीठ पर छुरा घोंपा था। तो एकांश उसके साथ गेम खेलने लगा, लेकिन अब ये आफताब, जिसके हाथ में अनिका की फोटो थी, वो बहुत बड़े खतरे का संकेत थी। जाहिर सी बात है, एकांश से बदला लेने के लिए हर कोई उसके कमजोर नस का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन आखिरकार सीबीआई ऑफिसर वीर को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे ऐसा क्या करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने वीर का पूरा बायोडेटा निकाल कर रख लिया। जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे। आपका दिन शुभ हो। चमकता दिल चमकता दिल।